दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और हम लोग कवर कर रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी में जो हमारा चैप्टर चल रहा था उस चैप्टर का आज आखिरी लेक्चर आपके सामने आ रहा है। चैप्टर था हमारा मृदा एवं भारत की मिट्टियां। दोस्तों हम लोगों ने बड़े डिटेल में पढ़ा कि भारत में कितने तरह की मिट्टियां होती हैं, चाहे वो जलोढ़ मिट्टी हो, काली मिट्टी हो, लेटेराइट मिट्टी हो, लाल पीली मिट्टी हो या फिर मरुस्थलीय मिट्टी हो, पर्वतीय मिट्टी हो, तमाम तरह की मिट्टियों के बारे में पढ़ा। उसके बाद दोस्तों हम लोगों ने देखा कि मृदा अपरदन क्या होता है, ठीक है, और मृदा अपरदन कितने प्रकार का होता है उसके बारे में डिटेल से हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है, और किस तरीके से मिट्टी जो है दूषित होती जाती है और मृदा का क्षरण होता जाता है, उन सब चीजों के बारे में पढ़ा। आज हमारा आखिरी लेक्चर है इस चैप्टर का। याद रखिए इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं मृदा संरक्षण के उपाय। वैसे 3 बड़े उपाय हैं मृदा संरक्षण के, जिसमें पहला उपाय है इंजीनियरिंग मेथड। इंजीनियरिंग मेथड के माध्यम से हम मृदा को संरक्षित कर सकते हैं, या फिर बायोलॉजिकल मेथड के माध्यम से कर सकते हैं, या फिर सोशल मेथड के माध्यम से इसको हम संरक्षित कर सकते हैं। लेकिन कैसे किया जाए मृदा का संरक्षण, यानी मिट्टी को क्षय होने से कैसे बचाया जाए, आज हम उस पर डिस्कस करने वाले हैं। और आप सभी को तो पता होगा कि हमारा एप्लीकेशन भी आ चुका है, तो जल्दी से जाकर प्ले स्टोर से स्टडी 91 के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए ताकि आपको पढ़ने में और भी ज्यादा मजा आने लगे। वहां पर दोस्तों डिटेल में चीजें दी गई हैं, क्वेश्चन आंसर दिया गया है, टेस्ट पेपर दिया गया है, प्रीवियस ईयर पेपर दिया गया है, मॉक टेस्ट दिया गया है, वीडियोस दिया गया है, सब्जेक्ट वाइज स्टडी दिया गया है, करंट अफेयर दिया गया, बहुत कुछ है। तो आप जाइए और अपनी बेहतर तैयारी के लिए जल्दी से एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मृदा संरक्षण के उपाय क्या हैं, ठीक है, इसको हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि किस तरह से क्या उपाय है। देखिए दे रहा है यहां पर कि मृदा संरक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंतर्गत न केवल मृदा की गुणवत्ता को बनाए रखने का प्रयास किया जाता है बल्कि इसमें सुधार की भी कोशिश की जाती है। मतलब मृदा संरक्षण क्या है? मृदा संरक्षण माने होता है कि मिट्टी की गुणवत्ता को बरकरार रखा जाए। अच्छा, मिट्टी की गुणवत्ता होती क्या है? मिट्टी की सबसे बड़ी गुणवत्ता होती है उस मिट्टी के अंदर उर्वरापन की शक्ति, उर्वरकता की जो शक्ति है, जो पौधों को जीवन देने में सहायता करता है, वही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। तो सबसे पहले याद रखें मृदा संरक्षण में हम इसकी गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए तो काम करते ही करते हैं, साथ ही साथ कैसे इसमें और भी अधिक सुधार ला सकते हैं उसके ऊपर भी कार्य किया जाता है, ठीक है। आगे दे रहा है कि देश में मृदा अपरदन और उसके परिणामों पर नियंत्रण के लिए सबसे पहले 1953 में एक केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन किया गया। कब किया गया? 1953 में एक केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन किया गया। यह बोर्ड क्या करता था? अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता था कि किस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, मृदा को संरक्षित कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों वैसे देखा जाए तो मृदा संरक्षण के मुख्यतः 3 उपाय देखे जाते हैं। इन तीनों के अंदर बहुत सारे चीजें दी गई हैं। पहला है इंजीनियरिंग मेथड जिसको हम यांत्रिक उपाय बोलते हैं, दूसरा है बायोलॉजिकल मेथड जिसको हम लोग जैविक उपाय कहा जाता है, तीसरा है सामाजिक उपाय यानी सोशल क्या हो गया मेथड। तो ये 3 तरह के मेथड होते हैं। तो चलिए जल्दी से देखते हैं कि अलग अलग मेथड में किस तरीके से बातें की जाती हैं। अगर मैं आपसे बात करूं यांत्रिक उपाय इंजीनियरिंग मेथड का, तो याद रखिए इसके तहत मृदा को संरक्षित करने के लिए क्या किया जाता है? एक सेकंड, मृदा को संरक्षित करने के लिए यहां पर क्या किया जाता है? मेड़बंदी किया जाता है, समोच्च रेखी कृषि को बढ़ावा दिया जाता है, चट्टान बांध बनाए जाते हैं, मल्चिंग किया जाता है। इस तरह की तमाम गतिविधियां ये इंजीनियरिंग मेथड से संबंधित हैं। मुझे पता है अभी आपको बड़ा कंफ्यूजन है, सर समोच्च रेखी कृषि क्या होती है या फिर आपका क्या हो गया मेड़बंदी क्या होता है। अभी इसके बारे में भी आपको बताता हूं, पहले वो 3 मेथड एक बार देख लीजिए। दूसरा है दोस्तों जैविक उपाय जिसको बायोलॉजिकल मेथड कहा जाता है। इसमें फसल चक्र यानी क्या कर सकते हैं, क्रॉप रोटेशन कर सकते हैं। ये फसल चक्र से मृदा कैसे संरक्षित होगी वो अभी आगे मैं आपको बता रहा हूं। पट्टीदार खेती कर सकते हैं, जैविक खादों का इस्तेमाल कर सकते हैं, कृषि वानिकी कर सकते हैं, वृक्षारोपण कर सकते हैं। कुछ सोशल मेथड भी हैं जैसे झूम खेती पर रोक लगाने के लिए कार्य कर सकते हैं, कुल्हाड़ बंदी कर सकते हैं, अति चराई बंदी कर सकते हैं। तो ये सभी जो है सोशल मेथड हैं, सामाजिक तौर पर इनको लागू किया जा सकता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक एक मेथड के बारे में मैं आपको बताता हूं। आज का चैप्टर एक बात और याद रखेगा, आज ये चैप्टर समाप्त होने वाला है तो मैं समराइज करके बहुत सारे प्रश्न भी लेकर आया हूं कि आप देखो इस चैप्टर से प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। चैप्टर तो खत्म हो गया ना, तो परीक्षा में आपसे
प्रश्न कैसे पूछा जाएगा वो सभी क्वेश्चन भी आज आपको मिल पाएगा यहां पर, तो एक बार उसको भी देख लेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला बात है कि मेड़बंदी क्या होता है। देखिए पहला उपाय था यांत्रिक उपाय यानी इंजीनियरिंग मेथड। इंजीनियरिंग मेथड में सबसे आसान है मेड़बंदी। सुनिए, पीछे मत पड़िए, मैं आपको बता रहा हूं। दोस्तों अगर आप में से बहुत सारे लोग गांव से बिलोंग करते होंगे और बहुत सारे लोग शहर से बिलोंग करते होंगे, लेकिन जो लोग शहर के होंगे ऐसा नहीं को कभी गांव नहीं गए होंगे। गांव तो गए होंगे लोग, ठीक है, बहुत रेयर ही ऐसे लोग होंगे जो कभी गांव नहीं गए होंगे या कभी गांव को नहीं देखा होगा। दोस्तों जब कभी आप गांव में जाते हो तो गांव में आपको ढेर सारे खेत नजर आते हैं। लोगों को पता कैसे चलता है ये वाला खेत उनका है, ये वाला खेत उनका होता है, पता कैसे चलता है? तो खेत में याद रखिए जगह जगह पर मेड़ बनाई जाती है। वो मेड़ एक चीज तो खेतों को भी अलग करती हैं, दूसरा वो मृदा को संरक्षित करने के लिए कार्य भी करती है। कैसे कोई मेड़ क्या करता है, मृदा को संरक्षित करता है, ये आपके मन में हो सकता है यह प्रश्न चिन्ह उठे, लेकिन उसका उत्तर हमारे पास है, तो आप ध्यान दीजिएगा। मेड़बंदी के अंतर्गत कर बड़े बड़े खेतों में, जो बहुत बड़े बड़े खेत हैं उनमें मेड़ बना करके जल के प्रवाह को कम किया जा सकता है। देखिए होता क्या, मैंने आपको पहले बताया था, कल ही बताया था कि कभी वर्षा का जल जो पड़ता है वो मिट्टी को तोड़ देता है, और खेत में वैसे भी मिट्टी के छोटे छोटे कण होते हैं, लेकिन ये जो तेज बरसात है ये अपने साथ मिट्टी को बहा ले जाता है, जिससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति पर प्रभाव पड़ता है। तो यदि मेड़ बना दिया जाएगा तो पानी बह करके बाहर नहीं जाएगा, वो उसी खेत के आसपास ही रुका रहेगा और वहां का मिट्टी का जो उपजाऊपन है वो उसमें बरकरार रहेगा। तो मेड़बंदी का सबसे बड़ा जो फायदा मिलता है ये मिलता है। दूसरा फायदा यह है कि जब कभी तेज वायु चलती है तो वायु क्या करती है, मिट्टी के कणों को उठा करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा देती है। लेकिन ये जो मेड़ होता है ना, ये मेड़ अवरोधक का काम करता है, ये वायु के बीच में एक अवरोध का काम करता है, तो मिट्टी को बाहर जाने से रोकता है या हवा को उस स्तर तक आने ही नहीं देता है। ठीक है, तो ये याद रखें, मेड़बंदी के अंतर्गत जो है हम क्या कर सकते हैं, मृदा को संरक्षित कर सकते हैं। दूसरा दोस्तों समोच्च रेखीय जुताई। समोच्च रेखीय जुताई, अभी आपको इमेज भी दिखाता हूं, आप घबराइए मत, एक एक इमेज आपको दिखाता हूं ताकि आप समझो ये समोच्च रेखीय जुताई क्या होता है, मेड़बंदी कैसा होता है वो भी अभी आपको दिखाता हूं। सुनिए पहले एक बार पढ़ लेते हैं उसके बाद दिखाता हूं। ठीक है, तो यहां ध्यान दीजिए, समोच्च रेखीय जुताई करा, यह जुताई पहाड़ों के ढालों पर की जाती है। जो ढाल होते हैं ना, उन ढालों पर खेती की जाती है। आप कहेंगे सर हमने कभी देखा नहीं कि कभी ढालों पर खेती की जाती है, हमने बहुत सारे पहाड़ देखे लेकिन खेती वाले पहाड़ कभी नहीं देखे। हाँ, कुछ स्पेसिफिक जगह पर इस तरह की खेतियां की जाती हैं। इस वजह से दोस्तों आपने जो ज्यादातर पहाड़ देखे हैं वहां पर कहानियां ये हैं कि आप इस तरह के समोच्च रेखीय खेती आपने नहीं देखा होगा। लेकिन अगर आप कभी असम साइड चले जाओ, दार्जिलिंग साइड चले जाओ या रानीखेत साइड चले जाओ तो वहां पर आपको इस तरह की खेती मिल जाएंगे। करा इस तरह की जुताई जो होते हैं ये पहाड़ों का ढालों पर की जाती है। इस पद्धति में पहाड़ों के ढालों से बहने वाले जल को रोकने के लिए समान ऊंचाई वाली रेखाओं से एक प्राकृतिक रुकावट बनाई जाती है ताकि मृदा संरक्षण हो सके। एक बात बताओ, पहाड़ का जो ढाल अगर बरसात होगी तो ये ढाल से पानी नीचे तो आएगा, लेकिन नीचे आने से रोकना है, क्योंकि अगर नीचे आया तो फिर मृदा अपरदन होगा, मृदा अपरदन होगा, है कि नहीं? तो नीचे नहीं आने देना। तो वहां पर क्या है, एक तटबंध बनाया जाता है, उसके समान क्या करता है, एक जो है प्राकृतिक रुकावट बनाई जाती है ताकि ये जल बाहर ना जा पाए, वो वहीं पर स्टेबल होकर रह जाए। तो अभी आगे आपको इमेज दिखाऊंगा, आपको चुटकियों में समझ में आ जाएगा। अगला है चट्टान बांध। चट्टान बांध बना करके मृदा को संरक्षित किया जा सकता है। आपको पता है कि नदियां जो पहाड़ों से निकलती हैं या पहाड़ों से जो जल एकत्रित होकर आके नदियों में मिलते हैं, उनमें उस समय नदियों का बहाव बड़ा तेज होता है। तो ऐसे में बांध बना करके उस पानी के बहाव को कम किया जाता है ताकि उसका प्रभाव दूसरे जगहों पर न पड़ पाए। इससे मृदा का क्षय भी रुक जाता है और नालियों की रक्षा भी हो जाती है। अगला है बेसिन लिस्टिंग। आपने इसका नाम नहीं सुना, ये आपके लिए बिल्कुल नया है, बेसिन लिस्टिंग। याद रखें दोस्तों, ढालों पर एक नियमित अंतराल के बाद एक लघु बेसिन या गर्त बना दिया जाता है। ये पानी जाकर उसी गर्त में क्या हो जाता है, रुक जाता है। ठीक है, तो ये हो जाता है लिस्टिंग। इस तरह के हल्का फुल्का जो ढाल होता है ना खेतों में, वहां पर भी इस तरह के बेसिन लिस्टिंग किए जाते हैं। तो चलिए एक बार दिखाता हूं आपको इमेज। यहां पर देखिए, ये इमेज आपको दिख रहा है, यहां पर देखिए खेतों के बीच में मेड़ बनाए गए जो आपको साफ तौर पर दिख रहा होगा। ठीक है, देखिए रुके मैं आपको दिखा देता हूं अच्छे से। अभी दिखा आपको, इस तरह से खेतों के बीच में मेड़ बनाए गए और इसको बोलते हैं मेड़बंदी। तो मेड़बंदी करके हम यहां से जल को बाहर जाने से रोक सकते हैं या वायु का जो प्रभाव पड़ेगा उसको भी हम रोक सकते हैं। यहां पर देखिए आपके चट्टानी बांध बनाए गए हैं। ये बांध क्या करता है, जलाशय
को एक तो पानी को बहाव को रोकता है ताकि इफेक्ट न पड़ पाए, इस तरह से ये भी काम किए गए। अगला देखिए क्या है, यहां पर देखिए एक समोच्च रेखी खेती आपको दिख रही होगी, ठीक है, ये प्लेन वाली खेती है, ठीक है, तो ये एक बात याद रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों जो समोच्च रेखी खेती है वो मैं आपको दिखाता हूं, एक बेहतरीन इमेज हमारे पास, ये ध्यान से देखिए, यहां पर देखिए पहाड़ों पर एक सीढ़ीदार आपको खेत नजर आ रहे होंगे, ठीक है, ये इसी पर खेती की जाती है ना, कुछ इंटरेस्टिंग। तो दोस्तों जब आप इस तरीके से पढ़ोगे ना तो आपको पढ़ने में भी मजा आएगा और समझने में भी मजा आएगा। तो जो चीजें कभी आपने देखा नहीं था वो आज डिजिटल बोर्ड की वजह से आप देख पा रहे हो घर पे बैठे बैठे। तो इस तरह की खेती जो है की जाती है। यहां पर सीढ़ी नुमा इसको खेती भी कहा जाता है, इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए देखिए बहुत सारे पहाड़ है, यहां भी पहाड़ है, देखिए यहां पर या इस वाले पहाड़ पर देखिए खेती नजर आ रही है, ठीक है। तो ये जितने भी पहाड़ है ना सभी पहाड़ों पर इस तरह की खेती की जाती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला उपाय है जैविक उपाय, यानी बायोलॉजिकल मेथड क्या है मृदा संरक्षण के। पहला मेथड तो यह है कि हम फसल चक्र में परिवर्तन कर दें, यानी फसलों को बदल बदल करके बुआई करना। जैसे अभी क्या होता है कि बहुत सारे लोग अपने खेतों में हमेशा एक ही फसल बोते हैं, भाई गेहूं और चावल बोते हैं तो गेहूं और चावल बोएंगे, उसके अलावा कुछ दूसरा नहीं बोते हैं। ऐसे में क्या होता है कि मिट्टी का उपजाऊपन क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो फसल चक्र के अंतर्गत दोस्तों हम मृदा संरक्षण कर सकते हैं, अपरदन को कम कर सकते हैं, और अपरदन को कम करने वाली फसलों का जो अन्य फसल के साथ चक्रीकरण है वो करके इस अपरदन को रोका जा सकता है। तो यहां पे क्रॉप का रोटेशन किया जाता है, बदल बदल करके खेती की जाती है ताकि उनको सभी तरह के जो गुण है वो उनको प्राप्त हो सके। भाई अलग अलग फसलों का अलग अलग मायने होता है, ठीक है, तो अलग अलग उनको फायदा मिल पाता है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। अगला है पट्टीदार खेती के अंतर्गत लिख रहा है बड़े जोतों के खेतों में पट्टी बना करके जल प्रवाह के वेग को कम किया जाता है। तो पट्टी बना दिया जाता है, ये भी मेड़बंदी की तरह ही होता है, पट्टी बना करके, ठीक है। अगर है माल्चिंग या पलवार के अंतर्गत कह रहा खेतों में फसल अवशेष की एक परत बिछा करके माल्चिंग की जाती है और उसके वाष्पीकरण को रोका जाता है। बड़ा टिपिकल काम है, पता है, इसमें एक प्लास्टिक की परत बना करके वाष्पीकरण रोका जाता है, पौधे उसके अंदर से उग करके आते हैं, ठीक है, निकल करके आते हैं। भी एक आपको इमेज दिखाता हूं, माल्चिंग बड़ा टिपिकल काम है। आगे देखिए वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट में तो आपको पता है केचुए का प्रयोग किया जाता है, केचुओं को खेते में छेड़ दिया, केचुओं से एक खाद बनाई जाती है, जैविक खाद, और उसके माध्यम से खेती किया जाता है। क्योंकि ये जो केचुए होते हैं ये किसानों के मित्र कहे जाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, याद रखिएगा। यहां पर करा केचुए के माध्यम से खेत को उपजाऊ बनाया जाता है और केचुओं को किसानों का मित्र कहा जाता है। ये केचुए मिट्टी में मौजूद घास फूस या अन्य जो खरपतवार हैं उन्हें खा करके खाद्य बनाते हैं तथा मिट्टी को मुलायम और उपजाऊ बनाते हैं। खाद यहाँ रहेगा, खाद्य नहीं, खाद बनाते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको क्रॉप रोटेशन आपको दिख रहा होगा, यानी बदल बदल करके खेती करना, और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये आपको माल्चिंग है, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, माल्चिंग हो गया। यहाँ पर देखिए ये माल्चिंग थोड़ा टिपिकल काम होता है, ये पौधे हैं और ये माल्चिंग की गई उनकी, ठीक है, तो इनको जरा आप ध्यान दीजिएगा, इस तरह से माल्चिंग के कार्य होते हैं। अगला चलिए देख लेते हैं, ये है आपका केचुआ। केचुए से वर्मी कंपोस्ट के माध्यम से खाद बनाया जाता है, वर्मी कल्चर इसको बोलते हैं, इसको भी याद रखेगा, और ये किसानों का मित्र कहा जाता है। थोड़ा और जूम कर दो ठीक है, दिख रहा है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पर दोस्तों। अगला देखिए, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला है दोस्तों सामाजिक उपाय, ठीक है। सामाजिक उपाय देखिए क्या हो सकते हैं, तो दे रहा है दोस्तों सोशल मेथड में, यहां पर दे रहा है कि झूम खेती, झूम खेती को पर रोक लगा करके मृदा संरक्षण किया जा सकता है। झूम खेती क्या होता है दोस्तों, आपने सुना होगा कि पहाड़ों पर लोग जाते हैं और पहाड़ों के जो जंगल होते हैं उनको काट देते हैं, काटने के बाद बची कुची लकड़ियों को वहां जला देते हैं, और जलाने के बाद क्या करते हैं, वहीं पर वो खेती करते हैं। जब उस मिट्टी का उपजाऊपन समाप्त हो जाता है, दूसरे पेड़ पौधों को काट करके उसको वहां पर खेती की जाती है। तो ऐसे तो वन समाप्त हो जाएंगे, तो झूम खेती पर रोक लगा करके भी जो है मृदा संरक्षण का कार्य किया जा सकता है। क्योंकि वे जो वन होते हैं ना, ये वन में जो पेड़ पौधे होते हैं मिट्टियों को जकड़ कर रखते हैं और अपरदन को रोकते हैं, तो इससे भी मृदा संरक्षण होता है। अत्यधिक चराई, तो अत्यधिक चराई क्या होता है, अरे पशुओं को चराना, वही चराई है, कुछ अलग नहीं है। लिख रहा है कि अत्यधिक चराई से पहाड़ी ढालों की जो मृदा होती है वो कमजोर पड़ जाती है। मान लो पहाड़ी ढाल की जो मृदा है अगर उस पर पशुओं को चराया जाए और पशु अगर सारे वनस्पति चर जाएंगे तो ऐसे में मिट्टी कमजोर हो जाएगी और बारिश होगा तो वहां की परत दर परत अलग होती जाएगी और इससे जो है मृदा अपरदन होगा। तो अत्यधिक चराई की वजह से भी इस तरह के कार्य होते हैं, तो ये बंद कराना होगा। वृक्षों का कटाव रोकना होगा और वृक्षों का दोहन हो रहा है उनको रोकना होगा। नगरीकरण जिस तरीके से बढ़ रहा है और वृक्ष कट रहे हैं उनको रोकना होगा, क्योंकि तभी मृदा का संरक्षण हो सकता है। लोक सहभागिता के माध्यम से ग्राम पंचायतों से लेकर के शहरों तक वृक्षारोपण के प्रति लोगों को जागरूक करना होगा, ताकि लोग समझें कि एक एक
वृक्ष का कितना महत्व है, तब जाकर के मृदा संरक्षण हो सकता है। तो इसको ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखिए झूम खेती के दौरान इस तरह से पेड़ों को जला दिया जाता है, काट कर जला दिया जाता है, कभी कभी खड़े खड़े पेड़ भी जला दिए जाते हैं। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि पूरे के पूरे पेड़ जो जंगल के हैं वो काट दिए गए हैं, ठीक है। तो इस तरह की चीजें भी होती रहती है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा कलर चेंज हो गया क्या? चलिए एडजस्ट कर लीजिए, अभी वो सही हो जाएगा धीरे से। तो आगे देखिए जैविक उपाय में और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे बायोलॉजिकल मेथड, अच्छा वो शायद ऊपर चला गया था सोशल मेथड में। आ जाइए, कह रहा है हरे वन यानी जैविक खाद के अंतर्गत। दोस्तों जैविक खाद में क्या होता है ना कि हरे खाद या जैविक खाद या वर्मी कंपोस्ट के माध्यम से जो खाद बनाए जाते हैं, अगर उनका इस्तेमाल किया जाए और रासायन का इस्तेमाल कम किया जाए तो हम जो है जैविक खेती को भी बढ़ावा दे सकते हैं। और ऐसे में क्या हो सकता है, मृदा संरक्षण भी हो सकता है। और ज्यादातर चीजों में ऐसा होता है कि जैसे ढैंचा वगैरह होता है, सैजी है, ढैंचा है, सनई है, उड़द है, तो इन सब चीजों को खेत में बो करके और खड़ी फसलों को काट करके उसी में छोड़ दिया जाता है, तो धीरे धीरे उसका उपजाऊपन बढ़ जाता है, ठीक है। ऐसा भी किया जाता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अगर है कृषि वानिकी के अंतर्गत, इसमें दोस्तों खेतों के जो मेड़ होते हैं ना, उस मेड़ों पर पेड़ लगा दिए जाते हैं ताकि जो वायु का इफेक्ट पड़ता है वो रोका जा सके, या फिर जो जल का प्रभाव पड़ता है उसको रोका जा सके, इसलिए ऐसा किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अभी भी आपसे कह रहा हूं कि ज्यादा समय नहीं गुजरा, जल्दी से आप हमारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि उसकी वजह से आपको पढ़ने में बहुत ही हेल्प मिल पाएगी, ठीक है। तो एक बार दोस्तों आप इंस्टॉल करिए, बेशक आपको बहुत पसंद आने वाला है, क्योंकि वहां पर इतनी सारी चीजें दी गई है ना कि आपको तैयारी करने का एक अलग ही रूप मिलेगा, ठीक है। वो अपने आप में पूरी कोचिंग के बराबर है, हालांकि आपके लिए कोई चार्ज नहीं है, बट जितने समय तक आप अभी इस्तेमाल कर सकते हैं कर लीजिए। अभी के लिए आपका एप्लीकेशन पूरी तरीके से फ्री है, तो अभी जल्दी से उसका इस्तेमाल करना आप लोग शुरू कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देखिए आपकी परीक्षा में प्रश्न कैसे पूछा जाता है इस चैप्टर से, ये एक बड़ी बात है, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछा जाता है भाई कि मृदा के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहा जाता है, जिसमें मिट्टी से संबंधित अध्ययन किया जाता है, उस विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो याद रखिए पेडोलॉजी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? पेडागॉजी मत बोलिएगा, पेडोलॉजी, ठीक है। तो पेडोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। आगे देखिए, करा मृदा के उर्वरकता ह्रास को कौन सी संज्ञा प्रदान की गई? भाई मृदा की अगर उर्वरकता समाप्त होगी, अगर मिट्टी का उपजाऊपन समाप्त होगा, तो उसी को तो मृदा अवकर्षण कहा जाता है। पढ़ाया गया था आपको मृदा अवकर्षण, ठीक है। यानी उसमें जो उपजाऊपन की शक्ति है वो समाप्त हो जाए, वो छीड़ हो जाए, उसी को मृदा अवकर्षण कहा जाता है। करा मृदा को किस प्रकार के तंत्र की उपमा दी गई है? दोस्तों इसको जीवित तंत्र माना गया है। क्यों? क्योंकि मृदा ही पेड़ पौधों को जीवित रखने में, पेड़ पौधों के विकास में सहायक सिद्ध होता है, तो इसको जीवित तंत्र माना गया है, ठीक है। आगे कह रहा है कि भारत के सिंचित क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि किस कारण से लवणीय हो रही है? लवणी मतलब उसमें मिनरल ज्यादा हो रहे हैं और लवणी हो रही है, उसमें क्षारीयता की मात्रा ज्यादा हो रहा है, ठीक है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? अति सिंचाई की वजह से। किसकी वजह से? अति सिंचाई। जरूरत से ज्यादा जब आप पानी भर देंगे तो वहां की भूमि क्या हो जाएगी? लवणी हो जाएगी, ठीक है। आगे देखिए दे रहा है कि मृदा जनन के विभिन्न प्रक्रमों को सक्रिय बनाने में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है? दोस्तों मृदा जनन को सक्रिय बनाने में सबसे महत्वपूर्ण कारक है जलवायु। आज भी किसान किस पर डिपेंड है बताओ? क्लाइमेट पे ही तो डिपेंड रहता है भाई, मौसम पर, क्लाइमेट पर ही तो डिपेंड रहता है। तो याद रखिए विभिन्न प्रक्रमों के लिए सबसे उत्तरदायी कारक यही है। करा किस खनिज पदार्थ से मृदा को अधिकांश फास्फोरस प्राप्त होता है? सबसे ज्यादा फास्फोरस मिट्टी को किस खनिज पदार्थ से प्राप्त होता है? तो याद रखिएगा एपेटाइट। क्या नाम है? एपेटाइट। ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसको अलग से नोट कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा आपसे परीक्षा में पूछा जाता है। करा मृदा के निर्माण में किस खनिज पदार्थ की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो याद रखें दोस्तों क्वार्ट्ज की मात्रा क्या होती है? सर्वाधिक होती मिट्टी में, ठीक है। करा मृदा में जीवांश पदार्थ कितने प्रतिशत पाए जाते हैं? जीवांश यानी बताइए क्या होता है? ह्यूमस कितने पाए जाते हैं? तो 5 से 10% जो है ह्यूमस या जीवांश जो है ये पाए जाते हैं। ध्यान रहेगा ना आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। करा उत्तर प्रदेश में करेल, बताया था आपको ना, करेल, केरल मत बोलिएगा, केरल नहीं, करेल मिट्टी का नाम है। करा करेल जो मृदा है किस मृदा को कहा जाता है? कपासी मिट्टी को, काली मिट्टी को, ठीक है। काली मिट्टी को उत्तर प्रदेश में क्या बोला जाता है? करेल कहा जाता है, करेल। इसको याद रखेगा, बहुत परीक्षा में आया है। करा मृदा में जल की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? 25 से 30%। कितना? 25 से 30 याद रखेगा जल की मात्रा होती है। करा सर्वाधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? सबसे ज्यादा मृदा उपजाऊ कौन सी मानी जाती है? वही जो गंगा जमुना के मैदान में है। कौन सी? जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। और भारत में 15 लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र जो है, ये सबसे ज्यादा मिट्टी कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी ही है या दोमट मिट्टी। कर सर्वाधिक नमी धारण करने की क्षमता किस मिट्टी में पाई जाती है?
तो याद रखिएगा, वैसे तो काली मिट्टी में पाई जाती है क्योंकि इसकी जल धारण क्षमता सबसे ज्यादा होता है। जब ये जल धारण कर लेते हैं तो ये मिट्टी अधिक क्या हो जाती है, सन जाती है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। और सूखने पर इसमें दरारें पड़ जाती हैं, ठीक है, जिसको दरारी मिट्टी भी बोलते हैं या स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी इसको कहा जाता है, ठीक है। अगला है दोमट मिट्टी में भी पाया जाता है। कह रहा मृत्तिका का कणाकार कितना होता है। मृत्तिका मतलब ये जो क्ले होते हैं ना, क्ले नहीं समझे ना, मिट्टी में छोटे छोटे कण होते हैं, एकदम छोटा वाला जो कण होता है उसको क्ले बोला जाता है। ये क्ले का आकार पूछ रहा है कितना होता है, तो भैया सेंटीमीटर में नहीं होता, ये mm में आकार होता है, याद रखिए 0.002, ठीक है, mm होता है, जिसको आप ध्यान रखिएगा। कह रहा अत्यधिक संकुचन या विमोचन एवं सूखने पर दरार आदि किस मिट्टी में पड़ता है। बताया तो सबसे ज्यादा जलधारण क्षमता काली मिट्टी की होती है। काली मिट्टी को कपासी मिट्टी भी कहा जाता है, और सूखने के बाद जो दरार पड़ती है उसी वजह से कहा जाता है इसको स्वतः जुताई वाली मिट्टी, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। कह रहा अम्लीय मृदा में किस आयन की अधिकता होती है। अम्लीय मृदा, अभी पीछे बताया था कि मृदा में क्षारीयता बढ़ रही है, ठीक है, क्षारीयता बढ़ रही है, तो याद रखिएगा अति सिंचाई की वजह से क्षारीयता बढ़ रही है, जबकि यहां अम्लीयता की बात कर रहा है। तो कह रहा है कि अम्लीय मृदा में किस आयन की अधिकता होती है, तो याद रखें दोस्तों इसमें हाइड्रोजन आयन की अधिकता होती है। करा पौधों की सर्वोत्तम वृद्धि किस पीएच मान पर होता है, तो मिट्टी का पीएच मान कितना होना चाहिए, पढ़ाया था आपको ना, 6 से 7 होना चाहिए, और यही पौधों के लिए अच्छा माना जाता है, ठीक है। तो पीएच मान 6 से 7 आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे दे रहा दक्कन लावा अर्थात बेसाल्ट पर किस प्रकार की मृदा का विकास हुआ है, पढ़ाया था आपको। दरारी उद्भेदन के फलस्वरूप कौन सी मृदा का विकास हुआ है, काली मिट्टी का विकास हुआ, तो उत्तर क्या हो जाएगा, काली मिट्टी। यहां पर देखिए मैंने प्रश्न न दे रखा है इसलिए कि ज्यादा से ज्यादा मैं आपसे डिस्कस कर सकूं, ठीक है, और आप जान पाओ, इसको ध्यान रखिएगा। करा बागर, बागर नहीं होता, बांगड़ होता है, क्या होता है, बांगड़। बांगड़ मृदा, बांगड़ मृदा के निर्माण में मृदा के किस प्रकार के कणाकार का विशेष योगदान होता है। सब मिलाकर के क्ले का इस्तेमाल होता है, चाहे कोई भी मिट्टी हो, क्ले तो हर जगह होगा ना, क्ले यानी मृत्तिका जो होती है वो हर जगह होगा। करा अत्यधिक निक्षालित मृदाएं कौन सी हैं, अत्यधिक निक्षालित कौन सी है, तो लैटराइट और लाल मिट्टी, ये निक्षालित मृदा माना जाता है, ठीक है। करा चाय, कहवा, काजू और सिनकोना के लिए किस प्रकार के मिट्टी जो उपयुक्त होते हैं, तो याद रखें लैटेराइट मिट्टी इसके लिए उपयुक्त होता है, ठीक है। पढ़ाया गया आपको कि जहां जहां पर चाय वगैरह की खेती होती है, कहवा की खेती होती है, कॉफी की, वहां पर जो है लैटेराइट मिट्टियां पाई जाती हैं। करा मैग्रो वनस्पतियां कहां पर हैं, सुंदरबन साइड ना। करा मैग्रो वनस्पतियां किस प्रकार की मृदा में उगती हैं, तो याद रखें दलदली मृदा जहां पर होगा, जहां पर दलदल होगा, भाई पानी, जहां पर पानी की अधिकता होगी, क्योंकि ये जो मैग्रो वनस्पतियां होती है ना, ये पानी में ही डूबी रहती है, ठीक है। तो दलदली मृदा में इन मिट्टी का विकास होता है, सॉरी दलदली मृदा में ही इस तरह के पौधों का विकास होता है, मिट्टी का नहीं। करा प्रायद्वीपी लाल मिट्टी का विकास किन शैलों पर हुआ है, प्रायद्वीपी भारत में जो लाल मिट्टियां हैं वो किन शैलों पर विकसित हुई हैं, पढ़ाया गया आपको आर्कियन चट्टानों पर, आर्कियन चट्टानों पर, याद रखेगा आर्कियन चट्टानों पर इनका विकास हुआ है। भारत में द्वितीय विशालतम मिट्टी, सबसे ज्यादा मिट्टी कौन सी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी, और दूसरे नंबर पे लाल मिट्टी पाई जाती है, फिर काली मिट्टी, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। करा जलोढ़ मृदा में किन तत्वों की प्रचुरता होती है, जलोढ़ यानी जो नदी के पास वाले में, तो याद रखिए पोटेशियम की अधिकता होती है और चूना की अधिकता होती है, क्यों, नदी वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं ना, तो पोटेशियम और जो है चूने की अधिकता होती है। करा बाढ़ के मैदान में कांप को स्थानीय रूप से क्या कहा जाता है, पढ़ाया था मैंने आपको, कांप मिट्टी, खादर मिट्टी, काली मिट्टी, सब इन्हीं का नाम होता है, ठीक है, तो याद रखेगा। पुरानी जो कांप होती है, जो अपर्दन से अप्रभावित होती है, उसको बांगड़ कहा जाता है, और जो अपर्दन से प्रभावित होती है उसे कांप कहा जाता है, ठीक है। करा बांगर भूमि में कंकर तथा अशुद्ध कैल्शियम कार्बोनेट की ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, उनको कंकड़ नाम ही दिया जाता है। करा कुल क्षेत्रफल के प्रतिशतता की दृष्टि से किस राज्य में सर्वाधिक बंजर भूमि पाई जाती है, सबसे ज्यादा बंजर भूमि, मैं रेगिस्तान की बात नहीं कर रहा हूं, सबसे ज्यादा मरुस्थली भूमि हो तो राजस्थान में, मैं पूछ रहा हूं सबसे ज्यादा बंजर भूमि कहां पाई जाती है, भूमि बंजर होगा यानी मिट्टी में उपजाऊपन नहीं होगा, वहां पर खेती नहीं हो सकता, ठीक है, तो याद रखिए जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। करा भारत में बंजर भूमि एटलस रिपोर्ट आया था 2005, उनके अनुसार उत्तर प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भूमि बंजर है, तो याद रखिएगा 30%, ठीक है, उत्तर प्रदेश का आंकड़ा है। करा क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक बंजर भूमि किस प्रदेश में पाया जाता है, तो वो राजस्थान में, ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा, लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है। करा दक्कन पठार के पूर्वी तथा दक्षिणी भाग में जहां कम वर्षा होती है, अब तो बता दो कम वर्षा वाले क्षेत्रों में कौन सी मिट्टी है, लाल मिट्टी है, अरे भाई आर्कियन चट्टानों के पास यही तो है लाल मिट्टी, तो याद रखेगा। करा सर्वाधिक लवणी मृदा किस प्रदेश में पाई जाती है, जहां पे पानी ज्यादा होगा, पानी की अधिकता ज्यादा होगी, या जहां पर दलदली मिट्टी का क्षेत्र ज्यादा होगा, और वह जगह है गुजरात, गुजरात का कच्छ का रण में यह दलदली क्षेत्र ही है, तो गुजरात आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे लिख रहा है वर्षा के साथ चूना एवं सिलिका के निक्षालन तथा
तथा लोहे के ऑक्साइड और एल्युमिनियम के यौगिकों से भरपूर कौन सी मिट्टी होती है? कौन सी मिट्टी होती है बताइए? लैटेराइट मिट्टी, जिसमें चूना की अधिकता होती है, लैटेराइट मिट्टी, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। देखिए चूना की वजह से अधिकता आपके जो है जलोढ़ मिट्टी में भी होती है, लेकिन यहाँ पर जो सिलिका और एल्युमिनियम का नाम ले लिया, ये सब जो यौगिक पाए जाते हैं ये लैटेराइट में होते हैं, ठीक है। करा भारत में सर्वाधिक सूखाग्रस्त क्षेत्र किस प्रदेश में है? सबसे ज्यादा सूखा वाला क्षेत्र जहां बहुत कम खेती होती है, पूरा मरुस्थल है, राजस्थान है, ठीक है, तो उसको आप याद रखेगा। करा मकान हेतु ईंटें बनाने के लिए किस प्रकार की मृदा का इस्तेमाल किया जाता है? लैटेराइट मिट्टी का। किस तरह की मिट्टी का? लैटेराइट मिट्टी का इस्तेमाल किया जाता है। तो याद रखिए सब पढ़ाया गया है। जब आप पढ़ते हो ना तो आपको लगता है कि पता नहीं इंपॉर्टेंट है कि नहीं, सब पढ़ाई देते हैं, इतना कौन पढ़ाता है इस चैप्टर में, लेकिन जब प्रश्न आता है परीक्षा में तब आप समझो। ये प्रश्न क्या मैं मजाक कर रहा हूं? ये सभी प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं। आप किताब उठा के पढ़ो तो सही, आपको समझ में आएगा, ठीक है। आगे देखिए, कह रहे लैटेराइट मृदा के में किस पदार्थ की कमी होती है? लैटेराइट वाले में किसकी कमी होती है दोस्तों? तो याद रखिए यौगिकों की मात्रा ज्यादा होती है, ठीक है, एल्युमिनियम वगैरह के, लेकिन नाइट्रोजन की कमी होती है, फास्फेट और कैल्शियम की कमी होती है। कह जल अपर्दन के किस प्रकार के मृदा में मृदा की सूक्ष्म एवं अधिक उर्वर परत क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। तो परत अपर्दन किसे कहते हैं? सीट इरोजन, जिसमें मैंने पढ़ा था ना कि पहाड़ के ढालों पर पूरा का पूरा एक परत ही क्या हो जाता है? अपर्दित हो जाता है। इसको सीट अपर्दन कहा जाता है। इसको आप जो है याद रखिएगा, या परत अपर्दन कहा जाता है। चलिए थोड़े क्वेश्चन और हैं। भारत में सर्वाधिक व्यापक और सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? वही जो नदियों के पास में है, 15 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, सबसे ज्यादा मिट्टी यही है भारत में, जलोढ़ मिट्टी नाम इसका, ठीक है, इसको आप याद रखेगा, LOL सोल बोला जाता है। सर्वाधिक मृदा अपरदन से प्रभावित राज्य कौन सा है? तो राजस्थान राज्य है, जहां पर सबसे ज्यादा मृदा अपरदन होता है, मरुस्थल और सूखा क्षेत्र होने की वजह से। बंगाल का आतंक किसे कहा जाता है? बंगाल का आतंक कहा जाता है जलकुंभी को। किसको कहा जाता है? बंगाल का आतंक कहा जाता है जलकुंभी को। बांगर तथा खादर नामक जलोढ़ मृदा में सर्वाधिक उपजाऊ कौन सी मृदा होती है? तो याद रखिए खादर, क्योंकि नई वाली मिट्टी होती है और बांगर जो होता है पुरानी मिट्टी होती है, ठीक है, तो बांगर याद रखिए पुराना और खादर नया। कह केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन कब किया गया था? शुरुआत में ही बताया 1953 में किया गया था, ठीक है। चोपेन किस प्रकार की मृदा की उपमा है? तो चोपेन कहा जाता है जो लवणी मृदा होती है, जो क्षारीय मृदा होती है, जो अति सिंचाई के कारण बन जाती है जमीन, उसको चोपन नाम दिया जाता है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि इतना आपके लिए काफी है और इस चैप्टर को अब यहीं पे दर्ज किया जाता है। अगला चैप्टर आपका वनस्पति है, ठीक है, तो वनस्पति चैप्टर पे चल रहे हैं। मुझे लगता है इंडियन ज्योग्राफी में जितने बड़े चैप्टर थे वो सभी चैप्टर अब आपके समाप्त हो चुके हैं। अब बहुत छोटे छोटे चैप्टर, जैसे वनस्पति पे हो सकता है 1 या 2 लेक्चर में आपका वनस्पति चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो अभी ज्यादा नहीं है, 5-10 टॉपिक और हैं आपके, या चैप्टर आप मान सकते हो, ठीक है, तो वो सभी चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे तो इंडियन ज्योग्राफी आपका समाप्त हो जाएगा। और याद रखिए इंडियन ज्योग्राफी का वीडियो डेली दिया जाएगा, किसी भी कीमत पे मैं इंडियन ज्योग्राफी का वीडियो रोकने वाला नहीं हूं। कल संडे था, इस वजह से वीडियो नहीं आया, तो संडे मैं ऑफ रखता हूं, ठीक है, इस वजह से, और बाकी दिनों पे आपको टाइम टू टाइम में वीडियो मिलता रहेगा, ठीक है। आप सभी का धन्यवाद। वीडियो को शेयर करिएगा, एप्लीकेशन को डाउनलोड करिएगा, कहीं कोई कंफ्यूजन होता है तो कमेंट करके आप बताइए, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, और ऐसे अपना लाड प्यार बनाए रखिए। जय हिंद, जय भारत।